हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आज हम आप लोग के सामने एक नया चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। किसके बारे में? एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये आपका क्लास 11th का 19वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 19। तो इसके पहले कौन सा पढ़े थे? परिसंचरण तंत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परिसंचरण तंत्र। तो ये कौन सा तंत्र रहेगा? उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र रहेगा? उत्सर्जन तंत्र। लेकिन आपके एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है? उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। ठीक है, तो आज ये चैप्टर का शुरुआती लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को एकदम पढ़ना है और पूरी तरह से इस चैप्टर को अपना बनाना है। तो अभी से ही इसको फॉलो कीजिए और हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, तो आपका क्या हो जाएगा? ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी लगभग 8 से 10 वीडियो आएगा और उसमें भी ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर भी एक लाइन नहीं छूटने वाला। ठीक है ना, तो जैसे अभी परिसंचरण खत्म किए थे तो उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ करके देखिए, कहीं पर भी एक लाइन नहीं मिसिंग है यार। गजब का पढ़ाई हुआ है। ठीक है ना, खुद तो देखिए, चेक तो कीजिए कम से कम। फ्री का पढ़ाई है तो क्या मजाक समझे क्या? नहीं, चेक कीजिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय देते हैं। किसका देते हैं? इस चैप्टर का परिचय। परिचय क्या होता है? इंट्रोडक्शन। परिचय क्या होता है? इंट्रोडक्शन। मतलब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, मोटा मोटी समझाना है, उसी को क्या कहते हैं? परिचय कहते हैं। तो चैप्टर का नाम समझिए, उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। उत्सर्जी का मतलब क्या होता है? उत्सर्जी का मतलब अपशिष्ट पदार्थ। कैसा पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ। और उत्पाद का मतलब पदार्थ ही हुआ। ठीक है ना, तो वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर में क्या हो? अपशिष्ट हो, उसका कोई काम नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जी उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी उत्पाद। मतलब बन गया हमारे शरीर में गलती से, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जी उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? उसका निष्कासन, कि ठीक है बन तो गया, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे? उसके लिए हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रिया विधि है, तो इसीलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है? उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। तो ये भी देखेंगे कि अलग अलग जीव जंतुओं के शरीर में कौन कौन सा उत्सर्जी उत्पाद बनता है, अलग अलग जीव जंतुओं के शरीर में कैसे कैसे इन उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होता है, किस रूप में होता है। ठीक है ना, उसके लिए कौन सी क्रिया विधि होती है। ठीक है, ये भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि जब ये उत्सर्जन तंत्र है तो उत्सर्जन तंत्र में क्या होगा? कोई ना कोई अंग होगा, कोई ना कोई शरीर का एक अंग होगा जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो वो भी देखेंगे कि अलग अलग जीव जंतुओं में या अलग अलग जीव जगत में उत्सर्जन तंत्र के लिए कौन सा प्रमुख अंग पाया जाता है, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बताते हैं कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ आया, ये जो उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में बनता कैसे है। ये मान लीजिए शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बना, जैसे ऑक्सीजन लिए तो क्या CO2 अंदर में बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, यही तो सोचना है। कैसे हमारे शरीर में खराब पदार्थ बन जाता है, क्यों बन जाता है? तो उसके पहले कुछ बेसिक सा पॉइंट है, उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं उपापचयी अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? उपापचयी अभिक्रिया। तो उपापचयी अभिक्रिया क्या होता है? तो आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो सुनिए इधर ध्यान से। हमारे शरीर के कोशिकाओं में या हमारे शरीर के अंदर जितना तरह के रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? उपापचयी अभिक्रिया। क्या बोले? फिर से बोलिए। शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपापचयी अभिक्रिया। लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया,
शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचयी अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है, ठीक है, उन सभी को मिला करके क्या बोल देंगे? उपापचयी अभिक्रिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? उपापचयी अभिक्रिया बोल देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो बताइए हमारे शरीर में क्या क्या अभिक्रिया चलता होगा? बहुत सारा अभिक्रिया चलता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचता है ना, तो ये भी तो एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। तो बहुत सारा रासायनिक प्रक्रिया होते रहता है हमारे शरीर में। और क्या है? डीएनए से आरएनए बनता है। हमारे शरीर में डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होते रहता है। उसी सारे जो भी हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसी को एक नाम दे दिया गया, क्या? उपापचयी अभिक्रिया। क्या नाम दे दिया गया? उपापचयी अभिक्रिया। फिर आगे जानते हैं कि उपापचयी अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। उपापचयी अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है एनाबोलिज्म। पहला क्या है? एनाबोलिज्म। और दूसरा क्या है? केटाबोलिज्म। पहला क्या है? एनाबोलिज्म और दूसरा क्या है? केटाबोलिज्म, ठीक है। अब समझते हैं कि एनाबोलिज्म क्या होता है और केटाबोलिज्म क्या होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, ऊपर वाले को मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? जो भी हमारे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी कि उपापचयी अभिक्रिया बोलते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक एनाबोलिज्म, दूसरा केटाबोलिज्म। अब जानते हैं कि एनाबोलिज्म क्या होता है। ये जो एनाबोलिज्म है ये पादप में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? ये पादप में देखने को मिलता है। ये एनाबोलिज्म किस में देखने को मिलता है? पादप में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? पादप में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? पादप में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो केटाबोलिज्म है ये जीव जंतु में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? जीव जंतुओं में। ये किस में देखने को मिलता है? ये जीव जंतुओं में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार बताए किसका? उपापचयी अभिक्रिया का 2 प्रकार होता है। पहला एनाबोलिज्म, दूसरा केटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है? ये पादप में देखने को मिलता है। केटाबोलिज्म जीव जंतुओं में देखने को मिलता है। ये तो अभी जानेंगे किस में देखने को मिलता है। अब जानेंगे कि ये होता क्या है। अब जानेंगे क्या कि ये होता क्या है। तो एनाबोलिज्म किसे कहते हैं? तो एनाबोलिज्म भी शरीर के अंदर होने वाला एक रासायनिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? छोटा छोटा पदार्थ मिल करके जुड़ करके एक बड़ा पदार्थ बनाता है। बहुत सारा छोटा छोटा पदार्थ जुड़ करके क्या बनाएगा? एक बड़ा पदार्थ बनाएगा। तो वैसा जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसको बोलेंगे एनाबोलिज्म। क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म। तो जैसे देखिए छोटा छोटा पौधा है, छोटा छोटा क्या है? पदार्थ है। जैसे ये जल है, ये क्या है? जल है। और क्या है? खनिज लवण है। ये क्या है? खनिज लवण है, ठीक है, खनिज लवण है। और क्या है? सूर्य प्रकाश है। और क्या है? सूर्य प्रकाश है, ठीक है। और क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है, ओके। क्या क्या है? छोटा छोटा चीज़ क्या क्या है? जल हो गया, खनिज लवण हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया। तो ये छोटा छोटा पदार्थ है। जब छोटा छोटा पदार्थ मिल करके, ये सभी मिल करके क्या बनाएगा? ये सभी मिल करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। तो ये जो ग्लूकोज बना ये बड़ा रूप है। ग्लूकोज कैसा रूप है? बड़ा रूप है। लेकिन जल था छोटा रूप, फिर जल और क्या था? खनिज लवण था। और क्या था? सूर्य था। और क्या था? क्लोरोफिल था। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें छोटा छोटा पदार्थ मिल करके क्या बनाता हो? एक बड़ा पदार्थ बनाता हो, इसको क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म बोलते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जब ऐसा कहानी होता है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो जो भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है उसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? एनाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म। यानी कि जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको एनाबोलिज्म रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। उसमें होता क्या है? छोटा छोटा पदार्थ मिल करके एक बड़ा पदार्थ बनाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए केटाबोलिज्म। दूसरा क्या है? केटाबोलिज्म। ये किस में देखने को मिलता है? जीव जंतुओं में। किस में देखने को मिलता है? जीव जंतुओं में। तो केटाबोलिज्म क्या होता है? ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है? बड़ा पदार्थ टूट कर, बड़ा पदार्थ क्या होकर के? टूट कर छोटा छोटा पदार्थ बनाता है। बड़ा पदार्थ टूट करके क्या बनाता है? छोटा छोटा पदार्थ बनाता है।
उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, केटाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटाबोलिज्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये किस में देखने को मिलता है, जीव जंतुओं में। तो मान लीजिए जीव जंतु हैं, जैसे हम खाना खाएं, ठीक है, तो खाना खाएं तो रोटी का एक बड़ा टुकड़ा खाएं या प्रोटीन खा लिए, क्या खा लिए, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बड़ा अणु है, प्रोटीन क्या है, बड़ा अणु है। ये प्रोटीन जो खाए हम, ये प्रोटीन क्या है, बड़ा अणु है, जटिल अणु है, ठीक है। तो जब ये हम शरीर के अंदर खाए तो इसका रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये जो प्रोटीन है टूट करके बदल गया अमीनो अम्ल में। किस में बदल गया, अमीनो अम्ल में। किस में बदल गया, अमीनो अम्ल में। तो ये जो अमीनो अम्ल होता है प्रोटीन का छोटा रूप होता है। किसका छोटा रूप होता है, प्रोटीन का छोटा रूप होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन बड़ा अणु था और जो अमीनो अम्ल बना वो क्या है, छोटा रूप है। इसका मतलब प्रोटीन टूट करके क्या बना दिया, अमीनो अम्ल बना दिया। तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, बड़ा पदार्थ टूट करके क्या बना रहा है, छोटा पदार्थ बना रहा है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, केटाबोलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केटाबोलिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले क्या था, मेटाबॉलिज्म, उपापचय अभिक्रिया। शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं, उपापचय अभिक्रिया। ये दो प्रकार के था, एक एनाबोलिज्म, दूसरा केटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म पेड़ पौधों में देखने को मिलता है, केटाबोलिज्म जीव जंतुओं में देखने को मिलता है। क्लियर है। एनाबोलिज्म कहने का मतलब, एना का मतलब ऐड, ऐसे करके याद कीजिए। तो उसमें क्या क्या हो रहा है, छोटा छोटा पदार्थ ऐड होकर के क्या बना रहा है, एक बड़ा पदार्थ हो रहा है। जैसे में उदाहरण में क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। उदाहरण में क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। किसमें, एनाबोलिज्म का उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फिर आगे बताया केटाबोलिज्म, ये किस में देखने को मिलता है, जीव जंतुओं में, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में बड़ा पदार्थ टूट करके छोटा छोटा पदार्थ बनता है। दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है, इसमें छोटा छोटा पदार्थ मिल करके बड़ा पदार्थ बना रहा है, तो एनाबोलिज्म। ऐड हो रहा है तो एनाबोलिज्म। और इसमें बड़ा पदार्थ टूट करके छोटा पदार्थ बना रहा है, कट करके, मतलब बड़ा पदार्थ कट करके छोटा पदार्थ बना रहा है, टूट करके। तो इसको क्या बोलेंगे, केटाबोलिज्म। इसमें उदाहरण में क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन। किसका पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया, ओके। अब क्या बता रहे हैं, अब बता रहे उत्सर्जी उत्पाद। अब क्या बता रहे हैं, उत्सर्जी उत्पाद। तो उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, जो भी हमारे शरीर में अचड़ा कचड़ा बन जाता है। तो अभी बताए थे कि जो भी अचड़ा कचड़ा बन जाता है कैसे बनता है। तो अब बताते हैं कि जो भी स्तनधारी जीव होता है या अधिकतर जीव, मोस्ट ऑफ देम, जितना भी एनिमल है, उस एनिमल में उपापचयी अभिक्रिया के दौरान, किसके दौरान, उपापचयी अभिक्रिया के दौरान कुछ मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। कुछ मात्रा में क्या बन जाता है, अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज बना और इसके साथ CO2 बन जाए। ग्लूकोज बना और क्या बना, CO2 बना, ठीक है। तो जब ग्लूकोज बना ये तो फ़ायदा वाला चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये जो CO2 बना ये फ़ायदा वाला चीज़ नहीं है। मतलब फ़ायदा वाला चीज़, प्लांट के लिए फ़ायदा वाला चीज़ नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब यही बता रहे हैं कि जो भी उपापचयी अभिक्रिया होता है उसके दौरान कुछ ना कुछ बनता है। तो जो कुछ बनता है फ़ायदा वाला चीज़, उसके साथ कुछ कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, कुछ कुछ कचरा वाला बन जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उत्सर्जी उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जी उत्पाद। मतलब वैसा उत्पाद जिसका कोई काम नहीं है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, उत्सर्जी उत्पाद बोल रहे हैं, ठीक है। और ये उत्सर्जी उत्पाद बनता कैसे है, उपापचयी अभिक्रिया के दौरान। किसके दौरान बनता है, उपापचयी अभिक्रिया के दौरान। तो इतना तो समझ में आ गया कि उपापचय अभिक्रिया के दौरान हमारे शरीर में कुछ अचड़ा कचड़ा बन जाता है, उसको उत्सर्जी उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको उत्सर्जी उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। उत्सर्जी उत्पाद के रूप में हमारे शरीर में क्या क्या बनता है, ज़्यादातर नाइट्रोजन अपशिष्ट बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है अमीनो अम्ल, इसके अंदर आता है अमीनो अम्ल, इसके अंदर आता है अमोनिया, आता है अमीनो अम्ल नहीं आता है, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। और आता है यूरिया, और आता है यूरिक अम्ल। तो ये सब क्या हो गया, उत्सर्जी उत्पाद हो गया। ये सब क्या हो गया, उत्सर्जी उत्पाद हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ,
उत्सर्जी उत्पाद के रूप में शरीर में क्या बनता है, ज़्यादातर नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहने का मतलब वैसा अपशिष्ट जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो। तो अमोनिया को NH3 बोलते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन होता है, यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है, यूरिक अम्ल में भी नाइट्रोजन होता है। तो ये जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन होता है, इसी का छोटा रूप यूरिया है, इसी का छोटा रूप क्या है, यूरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से जीवों में ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट उत्पाद बताइए। CO2, हमारे शरीर में क्या बनता है, CO2 बनता है, तो वो भी तो अवशिष्ट पदार्थ हो गया। CO2 को बाहर छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो इसको बाहर क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये उत्सर्जी उत्पाद है। कैसा उत्पाद है, उत्सर्जी उत्पाद है। क्लियर हो गया। और ज़्यादा मात्रा में लिया गया आयन, ज़्यादा मात्रा में लिया गया आयन, ज़्यादा मात्रा में लिया गया आयन, इसका मतलब क्या हुआ, जब गोली दवाई खाते हैं, जब गोली दवाई खाते हैं या फल फूल खाते हैं, फल सब्जी खाते हैं, तो उसमें क्या आयन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब शरीर में ज़्यादा आयन हो जाता है या ज़्यादा पानी ले लेते हैं तो उसको भी बाहर निकालते हैं। ज़्यादा पानी भी ले लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये ज़्यादा हो गया ना, शरीर में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो वो वेस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, वेस्ट। जैसे हमारे शरीर में ज़्यादा पानी है तो अभी क्या निकल रहा है, देखिए पसीना निकल रहा है। क्या निकल रहा है, पसीना। तो पसीना में कहीं ना कहीं पानी है, क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। तो हमारे शरीर में ज़्यादा पानी है, इसीलिए इस पानी को बाहर निकाला जा रहा है कि ये हमारे शरीर में वेस्ट है, इसको बाहर निकालो। जितना ज़रूरत है वो तो काम में आ जाएगा ही, लेकिन ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, उसको बाहर निकालते हैं। अच्छा, पेशाब के सहारे भी पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जो भी उत्सर्जी ये सब है, ये सब क्या है, उत्सर्जी उत्पाद है। उत्सर्जी उत्पाद मतलब जिसका शरीर में कोई काम नहीं है, इसलिए शरीर की क्या करते हैं, इसे बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको उतारिए, अब आगे बताएंगे। अब आगे देखिए, उत्सर्जी उत्पाद बता दिए। अब जानते हैं उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में, कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, यानी कि हिंदी में उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है, यह वैसी प्रक्रिया है, क्या लिखा हुआ है, यह वैसी प्रक्रिया है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी अंग के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। यह उत्सर्जन क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में करते क्या हैं, जब हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थ बन जाता है तो उस उत्सर्जी पदार्थ को कोई ना कोई उत्सर्जी अंग की मदद से उसे शरीर से बाहर निकाल देना, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनेगा, जो भी खराब पदार्थ बनेगा, तो उस खराब पदार्थ को क्या करेंगे, उत्सर्जी अंग के सहारे उसे बाहर कर देंगे। अब जानते हैं कि उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो वैसा अंग जो उत्सर्जी उत्पाद को, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, वह अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। उसको इंग्लिश में एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन समझ में आया। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जन अंग के सहारे शरीर से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। फिर जाने कि उत्सर्जन अंग क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होता है। वो अंग जो उत्सर्जी उत्पाद को शरीर से बाहर करने में क्या करता हो, मदद करता हो। जैसे में किडनी, जैसे में क्या है, किडनी। तो बताइए किडनी क्या काम करता है, किडनी क्या काम करता है, हमारे शरीर से यूरिया को बाहर निकालने में मदद करता है। किसको निकालने में मदद करता है, यूरिया। तो हमारे शरीर में जो यूरिया है वो एक अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, अभी बताए थे अपशिष्ट पदार्थ और अपशिष्ट उत्पाद के बारे में कि यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है। अब उसको क्या करेगा, किडनी क्या करेगा, उस यूरिया को, उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो कौन निकाल रहा है, किडनी। तो निकालने वाला कौन है, किडनी। तो जो निकालने वाला अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। जो निकलता है उसको उत्सर्जी उत्पाद बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो ये परिचय क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि धरती पर बहुत सारा अलग अलग जीव पाया जाता है। धरती पर बहुत सारा अलग अलग जीव पाया जाता है। जैसे जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है, जीव जगत को कुल 11 भागों में बांटा गया। कितना भागों में, 11 भागों में। और उन सभी 11 भागों में जो जीव बांटा हुआ है
उसमें सबसे छोटा जीव भी है और सबसे बड़ा जीव भी है। जैसे मानव सबसे बड़ा जीव है, ठीक है। और सबसे छोटा जीव क्या है? पोरीफेरा। सबसे छोटा जीव क्या है? पोरीफेरा। जहाँ से जीव जगत स्टार्ट होता है, तो पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक के जीव में देखेंगे कि उसमें उत्सर्जी अंग क्या होता है, उसमें उत्सर्जी अंग के रूप में क्या काम करता है, कौन सा उत्सर्जन अंग होता है। अलग अलग जीव जगत में देखेंगे। किसमें देखेंगे? अलग अलग जीव जगत में देखेंगे कि उसका उत्सर्जी अंग क्या होता है, उसके उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको उतारिए, आगे वो बताते हैं। अब देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जगत है, धरती पर जितना भी जीव जगत है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव जगत, उसमें देखेंगे कि उसका उत्सर्जन, उसमें उस जीव में, उस जीव जगत में उत्सर्जन अंग के रूप में क्या होता है, उसके उत्सर्जन अंग को क्या कहते हैं, ठीक है, उसका नाम जानेंगे। ओके, तो इस प्रकार से 11 प्रकार का क्या है? जीव जगत है। जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 11 भागों में बांटा गया है इस प्रकार से। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, नाइडेरिया, प्लेटेहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इस प्रकार से 11 भागों में किसको बांटा गया है? जीव जगत को बांटा गया है। लिख करके आते हैं तो क्या इसका मतलब हमको याद नहीं आएगा? बिल्कुल याद है। देखिए ना कैसे याद है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, नाइडेरिया, प्लेटेहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। है याद कि नहीं? फिर कॉर्डेटा लास्ट में। तो इस प्रकार से 11 प्रकार का जीव जगत है। अब क्या देखेंगे कि इतना सारा जो जीव जगत है, इसमें उत्सर्जन अंग के रूप में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर में पोरीफेरा और सिलेंटेटा, नाइडेरिया है, ये जो तीनों जीव का जगत है, ये जो तीनों जीव जगत है, इसमें कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं होता। कट्टम कुट्टी का मतलब इसमें कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं होता, ठीक है। अब इसमें उत्सर्जन अंग नहीं होता है, तो उत्सर्जन होता कैसे है? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। ओके, तो शुरुआत का जो 3 गो है, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, नाइडेरिया, इसमें कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है। इसलिए इसमें उत्सर्जन कैसे होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेटेहेलमिन्थेस। 4 नंबर में क्या आता है? प्लेटेहेलमिन्थेस। इस जीव जगत के अंदर कौन सा कृमि आता है? चपटा कृमि। और इसमें उत्सर्जन अंग के रूप में होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, ध्यान से लिखना है। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। अगला क्या है? एस्केहेलमिन्थेस। एस्केहेलमिन्थेस जो जीव जगत है, इसमें क्या आता है? गोल कृमि। क्या आता है? गोल कृमि। तो जो गोल कृमि उत्सर्जन अंग देखने को मिलता है, उस उत्सर्जन अंग को कहते हैं रेनेट कोशिका। कौन सा कोशिका? रेनेट कोशिका। ओके, रेनेट कोशिका। आगे देखिए, आगे है एनेलिडा। अगला जीव जगत क्या है? एनेलिडा। और एनेलिडा के अंतर्गत आता है केचुआ। क्या आता है? एनेलिडा के अंतर्गत क्या आता है? केचुआ। और केचुआ में पाया जाता है नेफ्रीडिया। केचुआ में जो भी उत्सर्जन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। ओके, नेफ्रीडिया पाया जाता है। अगला है ऑर्थोपोडा। अगला जीव जगत क्या है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में 2 चीज़ आता है, एक है तिलचट्टा और दूसरा है प्राउन। एक है तिलचट्टा और दूसरा क्या है? प्राउन। तो जो तिलचट्टा में होता है वो होता है मैलपीगी नलिकाएं। क्या होता है? मैलपीगी नलिकाएं। मैलपीगी नलिकाएं किस में होता है? ये तिलचट्टा में होता है, ठीक है। और इसी ऑर्थोपोडा में एक और जीव आता है, उसको प्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राउन। प्राउन में होता है क्या? श्रृंगिक ग्रंथियाँ। कौन सा ग्रंथियाँ? श्रृंगिक ग्रंथियाँ। श्रृंगिक ग्रंथियाँ, ठीक है। ओके, अगला ऑर्थोपोडा खत्म हो गया। अगला क्या है? मोलस्का। अगला जीव क्या है? मोलस्का। मोलस्का में उत्सर्जन के लिए गिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गिल्स। मोलस्का में क्या पाया जाता है? गिल्स। अगला है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में भी कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता है। तो जब इसमें उत्सर्जन अंग नहीं होगा तो इसमें उत्सर्जन कैसे होगा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। कैसे होगा? विसरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, विसरण प्रक्रिया द्वारा होगा। इतना तक हो गया। आगे देखिए, अगला है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में होता है प्रोबोसिस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होता है? इस लाइन को और बढ़ा दिया जाए। हेमिकॉर्डेटा में होता है
प्रोबोसिस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होता है इसमें? प्रोबोसिस ग्रंथि होता है। प्रोबोसिस ग्रंथि। ये किस में होता है? हेमिकॉर्डेटा में। किस में होता है? हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है। उसके बाद है कॉर्डेटा। उसके बाद क्या है? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में 3 चीज़ आता है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में होता है न्यूरॉन कोशिका। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका या न्यूरॉन ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? न्यूरॉन ग्रंथि, ठीक है। आगे देखिए, सिफेलोकॉर्डेटा में होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, हो गया। अब लास्ट में क्या है? कॉर्डेटा। लास्ट में क्या है? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का जो उत्सर्जन अंग होता है वो होता है किडनी। वो क्या होता है? किडनी। और किडनी को ही क्या कहते हैं? वृक्क। क्या कहते हैं? वृक्क। ओके, तो इस प्रकार से क्या देख लिए, अलग अलग प्रकार के जीव जगत में कौन कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है, कौन कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? याद कर लेना है। इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। कैसे? जैसे हमको याद है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है? इसको लाइन से याद कर लेना है। किसको लाइन से याद करना है? इसको, जीव जगत को। सबसे पहले होता है पोरीफेरा, सिलिंटेटा, नाइडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, स्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ऐसे करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। और बार बार रिपीट करते रहे तो याद होगा। फिर ये जो शुरुआत का 3 वो है, इसमें कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं होता है। शुरुआत का 3 वो जो जीव जगत है, इसमें कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं होता है। उसके बाद नहीं होता है तो कैसे होगा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। कैसे होगा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। फिर अब प्लेटिहेल्मिन्थेस में चैप्टा कृमि आता है। इसमें उत्सर्जन अंग के रूप में क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। 5 नंबर में क्या है? स्केहेल्मिन्थेस। इसमें क्या आता है? गोल कृमि। गोल कृमि में क्या होता है? रेनेट कोशिका। फिर 6 नंबर में एनिलिडा है। एनिलिडा में केचुआ आता है। केचुआ में क्या होता है? नेफ्रिडिया। फिर 7 नंबर में क्या है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में 2 चीज़ आता है, एगो तिलचट्टा है और दूसरा प्राउन है। तो तिलचट्टा में होता है मैलपीगी नलिकाएं और प्राउन में क्या होता है? श्रृंगी ग्रंथियाँ, ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है। 8 नंबर में है मोलस्का। 8 नंबर में क्या है? मोलस्का। और मोलस्का में होता है गिल्स। मोलस्का में क्या होता है? गिल्स। फिर 9 नंबर में इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में भी कोई उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है इस जगत में। तो किसके द्वारा होगा? विसरण प्रक्रिया द्वारा होगा। फिर 10 नंबर में हेमिकॉर्डेटा। 10 नंबर में क्या है? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में होता है प्रोबोसिस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होता है? प्रोबोसिस ग्रंथि, उत्सर्जन अंग के लिए। फिर कॉर्डेटा में 3 भाग आता है। कितना भाग आता है? 3 भाग। एक है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में आता है न्यूरॉन ग्रंथि। कौन ग्रंथि? न्यूरॉन ग्रंथि। सिफेलोकॉर्डेटा में आता है प्रोटोनेफ्रिडिया। और लास्ट में जो कॉर्डेटा बचा हुआ है उसमें क्या आता है? किडनी आता है। क्या आता है? किडनी। तो हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, इसलिए हमारे शरीर में उत्सर्जन अंग के रूप में क्या पाया जाता है? किडनी पाया जाता है। तो यहाँ तक किन्हीं को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज आपने क्या देखा? आज का लेक्चर इतना तक ही समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज हमने लेक्चर में क्या क्या देखा? उत्सर्जन के बारे में चैप्टर स्टार्ट किए। बोले थे इसमें चैप्टर का नाम क्या है? उत्सर्जन, उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। तो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जी उत्पाद का शरीर से बाहर निकालना। कौन निकालता है? उत्सर्जन एक प्रकार का प्रक्रिया होता है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी अंग द्वारा शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो शरीर में उत्सर्जी पदार्थ आता कहाँ से है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया चलता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होता है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म पेड़ पौधों में देखने को मिलता है, केटाबॉलिज्म जीव जंतुओं में देखने को मिलता है। जो एनाबॉलिज्म होता है वो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? जिसमें छोटा छोटा पदार्थ मिल करके एक बड़ा पदार्थ बनाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में छोटा छोटा चीज़ मिलता है, जन, खनिज, लवण, प्रकाश, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब छोटा छोटा चीज़ मिल रहा है और मिल करके बड़ा पदार्थ बनाता है, क्या? ग्लूकोज। तो ये क्या हो गया? छोटा छोटा पदार्थ मिल करके बड़ा पदार्थ बना रहा है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। अगला है केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में क्या होता है? एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटा पदार्थ बनता है। जैसे हम प्रोटीन खाए तो प्रोटीन टूट जाता है अमीनो अम्ल में। किस में टूट जाता है? अमीनो अम्ल में। तो प्रोटीन जो है एक बड़ा अणु है और वो टूट गया अमीनो अम्ल में, वो क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं केटाबॉलिज्म। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया चलता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के होता है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। इसी के दौरान
ये जो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसी के दौरान हमारे शरीर में कुछ कचरा चीज़ बन जाता है, उसी को बोलते हैं उत्सर्जी उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी उत्पाद। उत्सर्जी उत्पाद के रूप में हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं। उसमें ज़्यादातर मुख्यतः क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है। इसके अलावे और पूछा जाए तो क्या बोलना है? CO2 होता है। और क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में लिया गया आयन होता है, ज़्यादा मात्रा में लिया गया पानी हो सकता है। तो ये सभी क्या हो गया? उत्सर्जी उत्पाद हो गया। इसी उत्सर्जी उत्पाद को क्या करेंगे? उत्सर्जी अंग के सहारे क्या कर देंगे? शरीर से बाहर कर देंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। तो इसीलिए क्या देख लिए? अलग अलग जीव जंतुओं में क्या देख लिए? अलग अलग जीव जगत में क्या देख लिए कि उत्सर्जन अंग क्या क्या होता है। जैसे हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं तो हम लोग का उत्सर्जन अंग क्या है? किडनी होता है। तो हमारे शरीर में किडनी पाया जाता है, इतना तो पता होगा। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेना है। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।